चलिए, तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 1906 में कौन कौन सी घटनाएं हुई है। ठीक है, 1906 में कौन कौन सी घटनाएं हुई है ये आपको समझना है, कौन कौन सी घटनाएं घटी है 1906 में। सबसे पहला आपको याद रखना है 1906 की घटना में, वो है आपका अरुंडेल कमेटी। क्या बना है? अरुंडेल कमेटी। याद रखना बेटा, अरुंडेल कमेटी की स्थापना जो है, अरुंडेल समिति जो है, वो क्यों बना, कैसे बना, ये मैं बताऊंगा। बस 6 की घटनाओं को याद रखें। 6 में पहला घटना क्या हो रहा है? अरुंडेल कमेटी की स्थापना हो रही है, एक कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आगे हम देखेंगे। दूसरा आपका प्रमुख घटना है 1906 का, वो है आपका मुस्लिम लीग का गठन। अब प्रभाव तो पड़ेगा ना, मुस्लिम लीग का क्या होगा? गठन। क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि कांग्रेस एकदम जोश में आ गई है और इनको तोड़ने के लिए इनके विरोधी को खड़ा करना पड़ेगा, और मुस्लिमों को इन लोगों ने भड़का दिया कि जिस प्रकार कांग्रेस अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़िए, और इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का क्या होगा? गठन होगा। और चूंकि मुस्लिम लीग का गठन है और परंपरा के अनुसार हर साल दिसंबर महीने में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन, है ना भाई। ये तो सब इंपॉर्टेंट सेशन होंगे कि कांग्रेस क्या कर रही है फाइनली। तो यहां पर अब देखो, एक बार 1905 में कांग्रेस के बीच का विचारधारा सबको पता चल गया है कि अब नरम दल वालों का और गरम दल वालों का जमता नहीं है, और जितना हो सके इस मूवमेंट में हमें दोनों को जोड़ के क्या करना है? रखना है। तो अब ये जिम्मेदारी है आने वाले अधिवेशन में कि कैसे इन दोनों, कहीं ऐसा ना हो कि इसी अधिवेशन में दोनों दो भागों में क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ये अभी चल रहा है, इसलिए हम पढ़ेंगे आपका 1906 में कांग्रेस का क्या पढ़ेंगे? अधिवेशन। 1906 में कांग्रेस का क्या होगा? अधिवेशन। याद रखना बेटा, कभी भी आपको सीक्वेंस जमाने के लिए पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में बात हमेशा याद रखनी है कि ये अधिवेशन हमेशा कब होगा? दिसंबर महीने में, और इस साल के अंतिम महीना है, इसलिए आखिरी में कौन सा टॉपिक रहेगा? यही। जब भी आपको क्रम जमाना रहेगा तो ध्यान रहे कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा लास्ट में रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो अधिवेशन कब हुआ है? दिसंबर में, और जो भी काम हुआ होगा जनवरी से लेकर नवंबर तक हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 काम आपके 1906 में हुआ है, तीनों को पहले दिमाग में आपको रटना है। पहला क्या है? अरुंडेल कमेटी। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग का गठन। और कांग्रेस का ईयरली सेशन जो है 1906 कहां हुआ है, अध्यक्ष कौन बना, इस सब पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम किस पर चर्चा करते हैं? आपका अरुंडेल कमेटी। किस पर पढ़ते हैं? आपका अरुंडेल कमेटी। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं आपका कौन सा? अरुंडेल कमेटी या अरुंडेल समिति। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझना है, 2-3 लाइन का है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि फाइनली जो है अरुंडेल कमेटी के बारे में क्या पढ़ना। देखिए, अरुंडेल समिति को जो है ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया है। किसने बनाया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस समिति को बनाया गया है। ठीक है, कैसे बनाया गया है? तो देखो ये क्या है, जब 1906 में बहुत ज्यादा अंग्रेजों का विरोध हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने इस बात की जांच के लिए, इस बात के सर्वे करने के लिए, अरुंडेल एक थे आपका अरुंडेल, अरुंडेल के अध्यक्षता में ही क्या बना था? समिति, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अरुंडेल कमेटी। चेयरमैन कौन थे? अरुंडेल। तो यहां पर यह कहा गया कि क्या सच में जो बंगाल विभाजन हमने किया है वो बंगाल विभाजन गलत है या सही है? इस बात के लिए आप हमें सर्वे करिए और क्या आप रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट सबमिट करिए, जिसके आधार पर हम आगे जो है निर्णय ले सके। तो अरुंडेल कमेटी जो है ये कौन बना रहा है? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही है। क्यों बना रही है? तो याद रखना, बंगाल विभाजन के संबंध में। किसके संबंध में? बंगाल विभाजन के संबंध में, बंगाल विभाजन से रिलेटेड जो है, बंगाल विभाजन के संबंध में आपका समीक्षा या सर्वे करने के लिए। समझ में आ रहा है कि वो सही है या गलत, और इसको, इसके बारे में क्या सबमिट करना है ब्रिटिश सरकार को? रिपोर्ट देना है कि बंगाल का विभाजन जो है वो सही है या नहीं है। और याद रखेंगे, अरुंडेल कमेटी ने अभी नहीं, 1906 में भले अरुंडेल कमेटी बना है, लेकिन आगे चलकर ये जो है आगे अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे। और याद रखना, रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन सही नहीं है। क्या कहा इन्होंने? बंगाल का विभाजन सही नहीं है, बंगाल को पुनः एक कर देना चाहिए, दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, या बंगाल का पुनः विलय कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? आपका कर देना चाहिए। कौन बोल रहा है? अरुंडेल। ठीक है, तो अरुंडेल समिति में आपको याद रखना है कुछ नहीं है, यही 3-4 पॉइंट है। अरुंडेल कमेटी कब बना था? 1906 में। कौन बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्या क्यों बनाया था? बंगाल विभाजन के सर्वे के लिए कि बंगाल विभाजन सही नीति है या गलत नीति। उन्होंने आगे चलकर अपना रिपोर्ट सबमिट किया और उसमें उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन को समाप्त कर देना चाहिए और बंगाल को, जो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल है, उसे पुनः क्या कर देना चाहिए? एक कर देना चाहिए, पुनः जोड़ देना चाहिए। यहां तक समझ में आया? तो 1906 की पहली घटना अरुंडेल कमेटी। क्यों बना अरुंडेल कमेटी? बंगाल विभाजन की समीक्षा के लिए। समीक्षा में उन्होंने सही कहा या गलत कहा? गलत कहा। पुनः जोड़ने के लिए कहा कि नहीं कहा? कहा। अरुंडेल कमेटी को कांग्रेस ने बनाया था कि ब्रिटिश सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने। याद रहेगा। अब देखिए, एक पहला बात ये याद रखना है। दूसरा जो आपको इसी में याद रखना है कि देखो,
जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यहां पर आपके अंग्रेजों ने कांग्रेस से आपका लड़ने के लिए क्या बना दिया, आपका मुस्लिम लीग का क्या कर दिया, गठन। और इसीलिए 1906 में क्या बन रहा है, मुस्लिम लीग। क्या बन रहा है आपका, मुस्लिम लीग। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक एक लाइन समझिएगा। मुस्लिम लीग की जो है, ये मुस्लिम लीग का गठन का कारण क्या है, मुस्लिम लीग का क्यों बनाया गया है, तो एक्चुअल में हम देखेंगे, ठीक है, इसका जो वास्तविक कारण है, ठीक है, वास्तविक या रियल कॉसेस अगर हम देखें, वास्तविक कारण यह है तो सीधा सीधा एक ही कारण है, कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के विरोध के लिए, कांग्रेस के विरोध के लिए एक संगठन या संस्था बनाना। एक क्या बनाना, संस्था बनाना। हम जानते हैं कि इसे किसके विरोध के लिए बनाया गया है, कांग्रेस के। वास्तविक कारण को समझना बेटा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी संगठन है भारत का, तो अब उन्होंने इनको डिस्टर्ब करने के लिए क्या बना दिया, एक मुस्लिम लीग बना दिया। और याद रखेंगे मुस्लिम लीग किसके प्रभाव से बना है, तो ये नहीं बनता, एक्चुअल में ये किसके प्रभाव से बना है, बंगाल विभाजन। किसका प्रभाव पड़ा है, बंगाल विभाजन। क्यों, बंगाल विभाजन से पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की मेजोरिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और उनको लगा कि हमारी इतनी संख्या है और कल के डेट में हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कल के डेट में कांग्रेस हमें इस भारत में रहने नहीं देंगे या अपना ही चलाएंगे। क्योंकि देखना, समझना, मैं एक्चुअल मतलब जो रियल बात है वो बता रहा हूं, एक्चुअल इसकी थीम को समझेगा। होता क्या था, स्वदेशी आंदोलन जब प्रारंभ होता था तो जो कांग्रेस के नेता थे, तो कांग्रेस के नेता में मुस्लिम भी तो शामिल थे ना, तो इन लोग कैसे करते थे, बोलो हनुमान भगवान की जय। कौन लोग, कांग्रेस। समझ में आ रहा है, बोलो भगवान श्री राम की जय, ऐसा बुलवाते थे और सबको बोलना अनिवार्य है। तो वहां तो मुस्लिम भी बैठे, अगर उनकी इच्छा नहीं है बोलने का तो आप उसको जबरदस्ती क्या करोगे, बोलवा, बोल भी देते थे, मान लो चलो जय श्री राम बोलवा देते थे। तो अब क्या बोलते थे कि कल सुबह स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ तभी होगा जब लोग गंगा स्नान करेंगे। समझ में आ रहा है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कैसे होगी, गंगा स्नान से, क्योंकि हिंदुओं की संख्या क्या थी, ज्यादा था। तो बोले चलो गंगा नहाओ। अब बेचारे मुस्लिम लोग भी तो है भाई, सबकी आस्थाएं, सबके विश्वास अलग अलग है। अब आप उसको क्या नहाने के लिए मजबूर कर रहे हो, नहीं तो अगर वो नहीं नहाए तो क्या बोलोगे, ये देख रहे हो, ये मिले हुए हैं, ये हमारा साथ नहीं है। तो मुस्लिम लोगों का जो भय था वो जायज था बेटा, क्योंकि उनको यही लगता था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की संस्था है और कल के डेट में आज हमारे हितों की रक्षा ये नहीं कर पा रहे, हमारे बारे में आज विचार नहीं कर पा रहे, कल जब सत्ता इनके पास होगा, शक्ति इनके पास होगी, तो हमें नहीं लगता कि हम यहां सही से रह पाएंगे। यही चीज को आंख की तरह सुलगाया कौन, अंग्रेजों ने। कहा कि टेंशन मत लो भाई, तुम भी क्या बनाओ, संगठन बनाओ। समझ आ रहा है, लेकिन याद रखेंगे इसके पीछे का एक घटनाक्रम याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का गठन एकाएक नहीं हुआ। सबसे पहला जो याद रखना, इस समय जो आपके भारत के क्या थे, आपका वायसराय। कौन थे आपका, भारत के वायसराय थे। कौन बोलेगा, तो याद रखेंगे भारत के वायसराय थे, कौन थे आपका, मिंटो, मिंटो सेकेंड। और ये रहेंगे 1906 से 11 तक। कब से कब तक, 11। ये लॉर्ड कर्जन की जगह आएंगे बेटा, लॉर्ड कर्जन क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे और उनकी जगह भारत का नया वायसराय बनकर कौन आएंगे, मिंटो सेकेंड। मिंटो फर्स्ट अब अलग है, ये कौन है, मिंटो सेकेंड। और ये कब से कब तक रहेंगे भारत में, 1906 से 11 तक यही वायसराय रहेंगे। और इसी कारण याद रखेंगे कि जो मुस्लिम नेता रहेंगे, अभी जो आपका जो प्रमुख मुस्लिम नेता है, उस प्रमुख मुस्लिम नेता का जो नाम है उसका नाम है आगा खां। क्या नाम है आपका, आगा खां। तो इस समय मुस्लिमों को जो आपका लीड करेंगे वो कौन है, आगा खां। आगा खां के बाद आएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन आएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरीके से मुस्लिम नेता आगा खां थे। और ये जो आगा खां थे, ये जो थे 1 अक्टूबर, कब आपका, 1 अक्टूबर 1906 को, कब आपका, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां, आगा खां, ठीक है, आगा खां वायसराय से मिले। किससे मिले, आपका वायसराय से इनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, वायसराय से मिले। वह मुस्लिम लीग के गठन की या मुस्लिम लीग के गठन की अनुमति प्राप्त की, परमिशन लिया कि हम मुस्लिम लीग का क्या करना चाह रहे हैं, गठन करना चाह रहे हैं। अंग्रेज नहीं थोड़ी बोलेंगे, अंग्रेज क्या बोल दिए, तुरंत बोल दिए। और अच्छा एक सवाल और याद रखना, मुस्लिमों को मिसगाइड करने वाले या मुस्लिमों को भड़काने वाले, किसने उनके मन में ये बात डाले, तो भड़काने वाले में व्यक्ति का नाम आता है बेडर बर्न। कौन है आपका, बेडर। याद आ रहा है, यही वो बेडर बर्न है जो आपका कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष। याद आ रहा है, ऐसा एक आध बार पूछेगा एसएससी वगैरह में, तो ध्यान देना। मुस्लिमों को भड़काने वाले या मुस्लिमों को कांग्रेस के विरोध में खड़ा करने वाले, एंटी कांग्रेस बनाने वाले कौन थे, आपका बेडर बर्न नामक अंग्रेज की भूमिका रही। बाद में आगा खां गए और बोले कि देखो भाई, हम सबने विचार कर लिया है, हम चाहते हैं कि हम भी कांग्रेस के जैसा एक संगठन बनाएंगे, लेकिन आप देखो जिस तरीके से प्राथमिकता आप कांग्रेस को देते हैं, जिसको आप कांग्रेस को सम्मान देते हैं, वैसे आप हमारे संगठन को भी सम्मान देंगे। और इन्होंने, आगा खां ने ब्रिटिश सरकार को ये स्पष्ट कहा कि आप निश्चिंत रहिए,
हम जो भी काम करेंगे हमेशा आपके सहयोग से करेंगे। तो यहाँ पर मुस्लिमों को आपका ब्रिटिश सरकार को अपना एक आदमी मिल गया, देखो हमारा हिसाब से चलेगा, हम कांग्रेस अभी इनके हिसाब से थोड़ी चलने लगी है, वो तो स्वदेशी आंदोलन में क्या हो गई, कूद पड़ी है। तो अब इनको लग रहा है कि कांग्रेस हमारा नहीं सुनते हैं, वो अपना मन मर्जी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो हमारा क्या हो, सुने। और इस प्रकार 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां वायसराय से मिले और वहां से उन्हें सहमति मिली कि बिल्कुल आप मुस्लिम लीग का गठन कर सकते हैं। तो मुस्लिम लीग का गठन कहां होगा, जहां मुस्लिमों की मेजॉरिटी क्या होगी, आपका ज्यादा होगी। इसीलिए अब हम फाइनली पढ़ते हैं क्या, मुस्लिम लीग का गठन। क्या पढ़ते हैं, आपका मुस्लिम लीग का गठन। तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग का जो आपका गठन होगा वो होगा दिसंबर 1906 में। कब होगा आपका, दिसंबर 1906 में। इसी समय कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है, उसके पहले आपका क्या होगा, मुस्लिम लीग का गठन होगा। और याद रखना बेटा, मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन है पूछेगा, जिसने बनाया, तो याद रखेंगे इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सलीमुल्लाह खां। याद रखेंगे कौन है आपका, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे। कहां के नवाब थे, ढाका। और यही इन्हीं ने इनिशिएट किया और इनके ही आपके प्रयासों से जो है मुस्लिम लीग का क्या हुआ, गठन। ढाका क्यों बन रहा, इतना समझ में आ गया आपको, क्योंकि ढाका पहले मुस्लिमों का क्या था, पूर्वी बंगाल की मुख्यालय, हेडक्वार्टर, और वहां पर मुस्लिमों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। तो याद रखेंगे यहां पर सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे और यही फाउंडर थे। कहां पर हुआ, स्थान कहां है, तो याद रखेंगे इनका स्थान है ढाका। मुस्लिम लीग कहां पर बना, ढाका में। लेकिन आगे चल के इन्होंने अपना कार्य करने के लिए अपना हेडक्वार्टर कहां बनाया, मुख्यालय। तो याद रखेंगे इन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया था, लखनऊ। यानी मुस्लिम लीग अब कहां से काम करेगी, लखनऊ से। लखनऊ इनका सेंटर होगा, तभी वो एरिया देखोगे पूरा मुस्लिमों का गढ़ है ना भाई। तो लखनऊ से इन लोग काम करेंगे। बना कहां था, ढाका में। ढाका में मीटिंग हुआ, नवाब बुलाया सबको, आओ भाई चलो यही बनाते हैं हम, ऐसा सब बातचीत किए, वही मुस्लिम लीग तैयार हो गया। अब ये इसका हेडक्वार्टर काम कहां से करेगा, मुस्लिम लीग, लखनऊ से। और देखो कि अभी मुस्लिम लीग को चलाने के लिए तुरंत में एक प्रेसिडेंट या आपका अध्यक्ष बनाया गया। तो आपका तुरंत मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, तो आगा खां को। किसको चुने गए थे, आगा खां ही मुस्लिम लीग के प्रथम क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग का गठन दिसंबर 1906 में हुआ है। मुस्लिम लीग के फाउंडर सलीमुल्लाह खां है, जो कि ढाका के नवाब थे। इनको बनाया गया ढाका में, ढाका में इनकी स्थापना हुई है। और याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे, आपका आगा खां। समझ में आया। अब देखो थोड़ा समय आगे ले जाकर आपको समझा रहा हूं। जिस प्रकार कांग्रेस का अधिवेशन होता था, यह भी कब बना है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, महीना इंपॉर्टेंट है। सोचो ना कैसा खड़ा हो रहा है। आपका दिसंबर में भी क्या बना है, कांग्रेस, और दिसंबर में ही क्या बन गया, अब दोनों के दोनों दिसंबर महीना में ही अधिवेशन करेंगे। इनका भी अधिवेशन अब होगा ना जी, और उनका भी क्या होगा। अंग्रेजों का दिमाग देखो, जिस समय कांग्रेस अपनी नीति बनाएगी उस समय मुस्लिम लीग भी अपनी नीति बनाएगी। और यही अभी शुरुआत में भले ये मान सकते हो कि ये कांग्रेस के लिए दिक्कत है, पर क्या हुआ पता है कि एक समय ऐसा आया कि जगह भी सेम हो गया। जगह सोचो, बिल्डिंग भी सेम हो गया। इधर कांग्रेस का अधिवेशन और जस्ट बाजू वाले बिल्डिंग में मुस्लिम लीग का अधिवेशन। दोनों एक दूसरे को देखे, इनका भी अधिवेशन और उनका भी। और दोनों को याद आया कि बेवकूफ तो दोनों को बना है अंग्रेज, तो दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। इसी को कहा जाएगा 1916 का लखनऊ पैक्ट। दोनों मिलेंगे। तो अब क्यों मिलेंगे इसी को समझो। इस तारीख को दिसंबर में ये भी कर रहे हैं, दिसंबर में वो भी कर रहे हैं। तो याद रखना, उनका तो अधिवेशन हम पूरा पढ़ लिए हैं। तो याद रखना इनका प्रथम अधिवेशन, प्रथम सेशन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था पूछेगा तो क्या मारोगे, कराची। कब हुआ था पूछेगा तो 1907। और अगर पूछेगा इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे आपका मुश्ताक हुसैन। कौन थे आपका, मुश्ताक हुसैन। याद रखना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पीटू बटा बता रहा हूं मैं, WC, हाँ मुश्ताक हुसैन कहां से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, हाँ जबरदस्ती। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिए, थोड़ा सा टफ सवाल आते हैं। सलीमुल्लाह खां अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा मान लो, तो आप क्या बोलोगे, सर और क्यों नहीं बताएं कि कौन कौन थे। ठीक है। तो इसके सहयोगी में याद रखना बेटा और भी व्यक्ति थे, मोहसिन उल मुल्क। कौन थे आपका, मोहसिन उल मुल्क इनके सहयोगी थे। और साथ में थे वकार उल मुल्क। कौन थे आपका, वकार उल मुल्क। ठीक, मोहसिन और वकार को बस याद रखो। ये तीनों लोगों ने मिलकर क्या बनाया था, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पहले कौन बने थे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां है, पर मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, मुश्ताक हुसैन, जो कि कहां पर हुआ था, कराची में। याद रहेगा। तो ये हो गया प्रथम अधिवेशन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका दूसरा अधिवेशन। कौन सा आपका, मुस्लिम लीग का सेकंड सेशन या द्वितीय अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलना, कहीं पर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछना। बेटा इन्होंने केवल मुस्लिम लीग को खड़ा नहीं किया था, इन्होंने बहुत बड़ी दूर की सोच के रखी थी। कैसे सोचो, 1908 की बात मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही साथ में कांग्रेस टूटा,
साथ में कांग्रेस टूटा, बाल गंगाधर तिलक ने अपना अलग पार्टी बना लिया और जो मॉडरेट लोग थे उसका कांग्रेस चल रहा था। तो एक दिन अंग्रेज लोग बुलाए उदारवाद को और बोले आप लोग हमारा साथ दो, आप लोग भी परेशान है उग्रवादी से और हम लोग भी परेशान है, क्योंकि 1908 और 9 में भयंकर लोगों, कलेक्टर लोगों को मारेंगे सब, पूरे क्रांतिकारी लोग, और उसको बढ़ावा कौन देते थे? एक्सट्रीमिस्ट लोग। तो हम लोग सब पैसे परेशान हो गए, आतंकवादी बोलते थे, आतंकवादी टेररिस्ट बोलते थे उग्रवादी और क्रांतिकारी को। तो आप लोग साथ दो, आप लोग हमारा साथ दोगे तो हम सबको जेल भेज देंगे। 1908 में सब जेल चला गया, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत, सब जेल चले गए थे। तब उस समय क्या था कि अब उदारवादी लोग बोले कि आप बोले थे कि हमारा साथ दो तो हम तो दिए, और आपके चक्कर में हमने उग्रवादियों को जेल भेजवा दिया, हम कुछ विरोध नहीं किए। तो जब उन लोगों ने अपनी आवाजें ऊंची की तो यहां पर उन्होंने मुस्लिम लीग को आरक्षण दे दिया। क्या बोला कि देखो कांग्रेस में भी मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम है, और आपके में भी मुस्लिम है। मुस्लिम लीग में एक भी हिंदू नहीं था बेटा, केवल मुस्लिम ही मुस्लिम थे, लेकिन कांग्रेस में मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। और चुनाव होगा और मैं अगर मान लो मुस्लिम सीट को रिजर्व कर रहा हूं तो कांग्रेस के भी तो लोग लड़ेंगे ना चुनाव, इसलिए मुस्लिमों के लिए अलग से क्या मांगो? आरक्षण। इसी को बोलेंगे कम्युनल इलेक्टोरल या सांप्रदायिक निर्वाचन। यही बनेगा विभाजन का कारण। देखिए कैसे हुआ। जब द्वितीय अधिवेशन हुआ तो याद रखना मुस्लिम लीग का द्वितीय अधिवेशन हुआ है 1908 में, हर साल होगा ना जी। और 1908 में कौन आपका किस जगह पर हुआ है? तो अमृतसर। अमृतसर कहां है जी? पंजाब। पंजाब का लोकेशन याद है, ठीक है। और इस आपके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ऐसा पूछेगा तो याद रखेंगे इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सैयद इमाम अली। कौन थे आपका? सैयद इमाम अली। सैयद इमाम अली जो थे वो मुस्लिम लीग के दूसरे अधिवेशन के क्या बने? अध्यक्ष। और इसी में इन लोगों ने एक रिजोल्यूशन लाया, प्रस्ताव लाया कि हम ब्रिटिश सरकार से, देखो ये इन लोग भी वही मांगेंगे जो इनको क्या किससे मांगना है? ब्रिटिश सरकार से। तो अपने अधिवेशन में तय करेंगे क्या मांगना है और क्या नहीं। सेम कांग्रेस के जैसा ही क्या करेगा वो काम करेंगे ना जी मुस्लिम लीग। तो इन लोगों ने अपने में सब सहमति से एक रिजोल्यूशन लाया, एक प्रस्ताव लाया और कहा कि मुस्लिमों के लिए अलग से क्या होना चाहिए? सांप्रदायिक निर्वाचन। मैं बता रहा हूं क्या होता है सांप्रदायिक निर्वाचन या कम्युनल इलेक्टोरल। मुस्लिमों के लिए किस क्या होना चाहिए? सांप्रदायिक निर्वाचन। अब देखो बेटा बहुत खतरनाक चीज है सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का मांग क्या है? देखो समझना, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कि जिस भी धर्म को यह पावर दिया जाएगा, जिस भी धर्म के लिए शक्ति दी जाएगी, चुनाव में केवल उसी धर्म के लोग खड़े हो सकते हैं, दूसरे धर्म के नहीं। मतलब अगर कोई भी चुनाव होगा तो केवल कौन से धर्म के कैंडिडेट खड़े होंगे? मुस्लिम धर्म के कैंडिडेट खड़े होंगे। मतलब हिंदुओं का पत्ता क्या हो गया? साफ। अब इतना ही नहीं, अब जो वोट डालेंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे, कोई भी दूसरा धर्म का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। समझ में आ रहा है? इसीलिए पूरा सीट किसको मिलेगा? मुस्लिम। भाई निर्वाचन भी मुस्लिम, कैंडिडेट भी मुस्लिम, वोट डालने वाला भी मुस्लिम, तो जीतेगा कौन जी? कोई शक था इसमें? तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, हम अंग्रेज को ये वादा करते हैं कि हर चीज में हम आपका साथ देंगे, इसके बदले हमें क्या चाहिए? सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या चाहिए? सांप्रदायिक निर्वाचन। याद रखे, नोट करके लिख ले रहना जब लिखोगे तो। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब होता है किसी विशेष धर्म के लोग ही चुनाव में खड़े होंगे। चूंकि यहां मुस्लिम की बात हो रही है तो मुस्लिम धर्म, अभी नहीं रे मैं लिखवाऊंगा, रुको। तो मुस्लिम धर्म का ही प्रत्याशी कैंडिडेट खड़ा होगा और वोटिंग भी कौन डालेगा? मुस्लिम। इसी को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन। अगर यही चीज सिखों को मिलेगा तो सिखों का ही कैंडिडेट होगा और सिख धर्म के ही लोग क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे। अभी फिलहाल भारत में सबसे पहले किसे सांप्रदायिक निर्वाचन मिलेगा? मुस्लिमों को। और अंग्रेज लोग एक बार नहीं सोचे ना, अंग्रेज लोग एक बार नहीं सोचे, जैसे ही इन्होंने अपना प्रपोजल रखा, मालिक बोलते थे सर, एकदम रिस्पेक्ट करते थे मुस्लिम लोग, भयंकर के मतलब कुछ भी कर देंगे। बोले कि सर हमारी इच्छा है कि हम ऐसा चाहते हैं। बोले इच्छा ला, बिना पढ़े क्या कर दिए? जा दे दिए। और यही कारण था कि एक साल नहीं हुआ था और 1909 में, कब? 1909 में इन मुस्लिमों को क्या दे दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन। मुस्लिमों को क्या दे दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन। अब कुछ सीटों में इनको क्या मिल गया जी? आरक्षण। क्या मिल गया? भाई आप सोचो ना, कैंडिडेट मुस्लिम, प्रत्याशी मुस्लिम है, वोट डालने वाला मुस्लिम, तो जीतेगा भी कौन? मुस्लिम। मतलब सीधा सीधा जितना सीट के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन रखा गया है उतना सीट क्या हो गया? पहले से रिजर्व। दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कि मुस्लिमों को सबसे पहली बार आरक्षण या रिजर्वेशन कब मिला है? तो क्या मारोगे? 1909 में। और एक जो है कॉन्सेप्चुअल याद रखना कि इसी को कहा जाता है भारत विभाजन। क्या कहा जाता है? भारत विभाजन की प्रथम घटना या प्रथम पृष्ठभूमि या प्रथम सीड या बीज कहा जाता है। तो याद रखेंगे पहली बार भारत विभाजन को जो बीज फूटा है वो किस रूप में फूटा? मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन। अब इन लोगों का पावर बढ़ेगा और हर चीज में अब मुस्लिमों के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, सब चीज मुस्लिमों के अलग। ऐसा करते 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 20 से काट देंगे। बांग्लादेश दे दो और इधर पाकिस्तान। यही से कहा जाता है कि पहली बार भारत विभाजन का बीज कब बोया गया था? तो 1909। पहली बार भारत विभाजन की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई? बैकग्राउंड कब बना? 1909। और मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन कब दिया गया? इन्होंने कब मांग की?
1908 कौन से अधिवेशन में? अमृतसर। कौन थे अध्यक्ष? सैयद इमाम। अब इस प्रकार भारत में देखो बेटा दो विचारधारा, तीन विचारधाराएं आ गई, एक उदारवादी, एक उग्रवादी और एक मुस्लिम लीग। अब तीन तीन विचारधाराएं, अभी गांधी जी आएंगे, क्रांतिकारी लोग अभी बचे हैं, सबको विचारधारा को जोड़ना है, समझ रहे? तो तीन लोगों का समझा। मुस्लिम लीग जो है वो क्या, अब देखो अगर आपसे पूछेगा कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, अब इनका उद्देश्य काम करना है, तो देखो बेटा यहां पर नेगेटिव नहीं लिखना। इन लोगों ने शुरू में एकदम देश का विरोध नहीं किया, कांग्रेस का विरोध नहीं किया, केवल अपने बारे में, केवल किसके बारे में? अपने बारे में, अपने फायदे के लिए काम किया है। इन्होंने आते ही कांग्रेस को हटाओ भगाओ ऐसा नहीं बोला है। इसलिए याद रखना कि मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया था, तो याद रखेंगे मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए, मुस्लिमों की हितों की रक्षा, इनके वेलफेयर या इनके राइट्स के लिए, इनके अधिकारों की रक्षा करना है, इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था? मुस्लिम लीग। एक लाइन में सीधा सवाल पूछा है, बोलना मुस्लिम लीग का गठन ऑप्शन क्या रहेगा? ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए, कांग्रेस का विरोध करने के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए नहीं, वो केवल और केवल अपने आप को रक्षा, अपने आप को सिक्योर करना है कि हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग का, जैसे कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? देश को आजाद दिलाना, वहां पर मुस्लिम लीग का उद्देश्य देश को आजाद कराना नहीं था, वो केवल और केवल अपने वेलफेयर, अपने हितों के लिए क्या करना है? आपका काम करेंगे। तो ये याद रहेगा मुस्लिम लीग के बारे में। दो पॉइंट हो गया, एक अरुंडेल कमेटी और एक आपका मुस्लिम लीग। एक बच गया है क्या आपका? कांग्रेस का अधिवेशन, बता दूं मैं, ठीक है? उसके बाद आराम से आप जो है नोट करिएगा, ध्यान समझिएगा। अब देखो बेटा, अब क्या हो रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन। क्या हो रहा है आपका? कांग्रेस का अधिवेशन। दिसंबर महीना है, माहौल गरमाया हुआ है और वही सीन है कि बाल गंगाधर तिलक आज पूरा पहुंचे हैं जोश में। याद आ रहा है? एक साल उन्होंने इंतजार किया इस पल के लिए, और इस बार तो तय है, क्योंकि अब कोई गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता नहीं है भाई। अब फंस गए हैं कौन? उदारवादी। और ये अधिवेशन कहां हो रहा है? कलकत्ता। कहां हो रहा है? कलकत्ता। अच्छा एक बात आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक नेता कहां के थे? 5 का अधिवेशन कहां हुआ और 6 का अधिवेशन कहां हो रहा है? उदारवादी लोग उसके शहर के आसपास भी अधिवेशन नहीं करवाते थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक अपने क्षेत्र के इतने प्रभावी नेता थे कि रे इसको मार दो रे बोल देगा कोई, किसी को जान से मार देते, इतना पावर और इतना मतलब चहीते आपके लोग थे, फेमस, इसीलिए उसके आसपास नहीं करवाते थे कि गलती से बाल गंगाधर तिलक सनके तो इसके चाहने वाले भी क्या हो जाएंगे? सनक जाएंगे, मामला और क्या हो जाएगा? बिगड़। तो इस बार जो आपके अध्यक्ष है वो एकदम तय था बेटा, कौन बनेगा? बाल गंगाधर तिलक। और एकदम सोच के आए थे आज कोई भी हो, कसम से आज तो कुछ मतलब ठीक नहीं होगा जी, आज मामला बिगड़ेगा, पूरे एकदम कलबला के आए थे। और फिर सामने जाके क्या हो गए? खड़े। उदारवादी लोग रात भर फिर सोचे थे कॉन्फ्रेंस में, रात को 12 बजे बात किए थे सब कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, समझ में आ रहा है? और देखो मैंने क्या कहा, अनुभवी लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाले, बोले कि एक काम करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को और एक बार अध्यक्ष बना देते हैं। बोले पागल हो गए हो क्या? हाँ, हर बार नहीं देखेंगे वो गोपाल कृष्ण गोखले और पूरे जीवन भर तुम गोपाल कृष्ण गोखले को ही बैठाते रहोगे अध्यक्ष में? तो बोले क्या करना है, कैसे करना है? ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओ, वही वाला पुराना कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मतलब गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक में अंतर यह था कि दोनों लड़ते थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बनाओ जिसमें लड़ाई ना हो, रिस्पेक्ट हो, समझ आ रहा है? लड़ाई होगा तो क्या होगा? बहस होगा, अधिवेशन खराब जाएगा। ऐसे कि बाल गंगाधर तिलक जी जिसको देखते ही उसके मन में उसके प्रति क्या आ जाए? सम्मान, और अपने एकदम गला को ऐसे क्रोध को अंदर क्या कर ले? निगल ले, बाहर आए ही ना भाई। तो अब बोले ऐसे कौन है? एक व्यक्ति है, बोले कौन? सबके दादा। कौन है आपका? सबके दादा। भाई दादाजी को बैठाओ यार यहाँ पे। तो बोले दादा मतलब कौन? दादा भाई नौरोजी। अब ये बड़े खतरनाक व्यक्ति थे, हाँ, इसको कोई कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि नाम के आगे क्या लगा है? दादा, समझना रहे? और जैसे ही बोले कि हमारे दादा आदरणीय दादा भाई नौरोजी क्या बनेंगे? अध्यक्ष। समझे? बाल गंगाधर तिलक ना आप गुस्सा कर सकते थे ना आपका कुछ कर सकते, लेकिन देखो दादा एक्सपीरियंस होते हैं। दादा भाई नौरोजी को ये पता था कि अगर आज मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया गरम दल के पक्षों में या उग्रवादियों के पक्ष में तो मामला क्या होगा? बिगड़ेगा। और इसको पूरा संभाल लिए कौन? दादा भाई नौरोजी। देखो कैसे संभालेंगे, अब यहां से पूरा प्रश्न आपको कैसे पूछेगा, देखो। तो देखिए दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के क्या बन रहे हैं? अध्यक्ष 1906। पहला सवाल यहां से पूछेगा, याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के क्या बन चुके हैं? अध्यक्ष। अब प्रश्न बनना समझ आ रहा है? एक बार अध्यक्ष बने हैं आपका 1886, याद आ रहा है? कहां पर हुआ था? कलकत्ता। कहां पर हुआ था? कलकत्ता। एक बार बीच में और हुआ था बेटा 1893 में। कहां? 93 में। वो हमारे काम का नहीं था, पर दादा भाई नौरोजी उसके क्या थे? अध्यक्ष, जो कि कहां हुआ था? लाहौर। और एक बार अभी अध्यक्ष कहां बन रहे हैं? 1906। कहां पर हुआ है? कलकत्ता। इस प्रकार कितने बार अध्यक्ष बने हैं? 3 बार। और इसलिए सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट बनने वाला, सबसे ज्यादा बार क्या बनने वाला? अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है जी? दादा भाई नौरोजी। इनका जलवा था अलग से, कोई कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि इनकी नीति एकदम सटीक होती थी और बात को भी एकदम मजबूती से रखते थे। अब देखो इन्होंने क्या किया। दादा भाई नौरोजी के बारे में पहले जान लो, तभी इनका वजन बढ़ेगा। नहीं तो दादा भाई ऐसा होता है, वजन बढ़ाओ। कैसे वजन बढ़ाओ? देखो यहां पर मैं वजन बढ़ा रहा हूं इनका। पहला वजन ये है
कि वो लगातार मात्र भी 1906 के आते आते तक कितने बार अध्यक्ष बन चुके हैं? 3 बार। याद रहेगा। इतना ही नहीं, पहला बात याद रखेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला प्रथम क्या है? भारतीय है। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसा इंडियन है जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था। ब्रिटिश संसद जान रहे हैं? ब्रिटिश संसद मतलब ब्रिटिश का पार्लियामेंट जी, जहां उनका कानून बनता है, वहां के ये सदस्य निर्वाचित हो गए थे। सोचो, ये ब्रिटिश संसद में बैठ के आए हैं। कौन? दादा भाई। वजन है, भारत का आदमी ब्रिटेन की संसद से होके आया, वहां का मेंबर था। खुशी नहीं हो? अरे अरे थोड़ा जोश बनाओ ना जी। अरे वहां तक जाना है, थोड़ी बात है जी। तो एक हो गया। दूसरा, ये जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, या हाँ नहीं ऐसा नहीं करना, तोड़फोड़ नहीं करना, ठीक है। दादा भाई जो नौरोजी थे, इन्होंने 1901 में एक किताब लिखा था। क्या लिखा था? ठीक है। और ये जो आपका जो किताब लिखा था, इसी में पहली बार इन्होंने भारत की गरीबी के बारे में बताया था। किसके बारे में? भारत की गरीबी के बारे में, भारत की पॉवर्टी के बारे में बताया था कि आखिर भारत क्यों गरीब है। समझ में आ रहा है? एक भारत की पॉवर्टी के बारे में बताया। पहली बार इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय की क्या की? गणना। नेशनल इनकम को पहली बार कैलकुलेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भाई राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे तभी तो बताएंगे गरीब है करके। हम अपनी गरीबी का मापन अपने नेशनल इनकम के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से करते हैं। ठीक। दूसरा याद रखना, इन्होंने भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। पर कैपिटा इनकम, पहली बार एक व्यक्ति भारत में कितना कमाता है, इस बात की क्या की थी? गणना की थी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और भारत का राष्ट्रीय आय जो है या प्रति व्यक्ति जो आय की गणना की थी, इन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था कि एक साल में भारत का एक इंसान मात्र कितना रुपए कमाता है? 20 रुपये। इसीलिए भारत क्या है? गरीब है। पहली बार भारत की गरीबी, भारत क्यों गरीब है? आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना या पर कैपिटा इनकम की गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई। वजन बढ़ रहा है और बढ़ाओ। इसके बाद देखिए, इन्होंने ही एक थ्योरी दिया था। बोले, सब लोग बोले कि आप तो गरीबी मापे हैं जी, तो क्या कारण है कि भारत इतना गरीब है? तो इन्होंने एक थ्योरी दिया और इस थ्योरी का नाम है धन का निष्कासन सिद्धांत। क्या नाम है? धन का निष्कासन सिद्धांत, या इसी को ड्रेन वेल्थ थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका ड्रेन वेल्थ थ्योरी या धन का निष्कासन सिद्धांत। तो धन का निष्कासन जो आपका सिद्धांत है, ये कौन दिए थे ऐसा पूछेगा तो क्या लगाओगे? आपका दादा भाई नौरोजी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ठीक है। ड्रेन वेल्थ थ्योरी मतलब कि भारत का पैसा ब्रिटेन की ओर कैसा फ्लो हो रहा है, इस बात को कौन बताया? दादा भाई नौरोजी। कि आप लोग नहीं जानते कि ब्रिटेन धीरे धीरे भारत को मार्केट के रूप में प्रयोग कर धीरे धीरे पूरा पैसा कहां ले जा रहा है? ब्रिटेन। और वहां पर बड़े बड़े फैक्ट्री बना रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग बना रहे हैं, और वहां से बने हुए सामान को और लाकर कहां बेच रहे हैं? भारत में। इसलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कौन दिया है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कौन दिया है? दादा भाई नौरोजी। इसे ही धन का बहिर्गमन या धन का निष्कासन या धन का भारत के बाहर जाना ही धन का निष्कासन सिद्धांत है। याद रहेगा। और इन्होंने ये सिद्धांत किसमें दिया है? तो मैंने भी बताया था। क्या लिखा था इन्होंने? एक बुक में, ठीक है। और इस बुक का नाम क्या था? ठीक है, अन ब्रिटिश, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं, पूरा नाम लिखोगे पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो इनके बुक का नाम याद रखेंगे, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। और इसी में इन्होंने सारे सिद्धांत दिए हैं। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ये हो गए किनके बारे में? दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी जब चेहरा देखे बाल गंगाधर तिलक का, तो साफ साफ पता चल जाता है खुश नहीं है आदमी, कुछ चाह रहा है। तो सबको पता था, दादा भाई नौरोजी ने पता, आखिर ये गरम दल वाले क्या चाह रहे हैं? इन लोग चाह रहे हैं जी कि सीधा सीधा अपने अधिकारों को अंग्रेजों से क्या करो? मांगो। तो याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने पहले नारा दिया था, एक स्लोगन था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। स्वराज मतलब स्वशासन, मेरा शासन, मुझे क्या चाहिए? मेरा शासन। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कौन बोलता था? बाल गंगाधर तिलक। दादा भाई नौरोजी समझ गया कि बाल गंगाधर तिलक को क्या चाहिए? स्वराज। क्यों न मैं इसी अधिवेशन में अध्यक्ष होने के नाते स्वराज की मांग कर देता हूं। देखो, दादा भाई नौरोजी चीजों को जोड़ने का प्रयास करें, और इसीलिए आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि पहली बार किस अधिवेशन में स्वराज की मांग या स्वराज की डिमांड की गई थी? तो फट से क्या मार के आओगे? 1906। किसने मांगा पहली बार स्वराज? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के अधिवेशन में मंच के बीचों बीच दादा भाई नौरोजी बोलते हैं कि हम अब स्वराज मांगेंगे, क्योंकि इतने दिन से हम स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला, अब हम क्या चाहिए? स्वराज। जैसी स्वराज सुने तो तिलक जी सर ऐसे उठ गए, पहले क्या थे? नीचे। क्या करूंगा? जैसे चिल्लाना दादा भाई नौरोजी जिंदाबाद ऐसा करके आदमी खुश नहीं हो जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक भी क्या हो गए? खुश हो गए कि हम जो चाहते थे उस बात को कौन रखे हैं? दादा भाई नौरोजी। और उन्होंने कहा कि हम स्वराज। अब देखो, स्वराज आपको बहुत कंफ्यूज करेगा।
तो थोड़ा कंफ्यूजन मैं दूर कर लेता हूं यहां पर इस टॉपिक में। देखो, स्वराज से 3 प्रश्न बनेगा बेटा। एक आपका याद रखना है स्वराज शब्द, क्या याद रखना है? स्वराज शब्द। एक याद रखना है स्वराज की मांग या डिमांड ऑफ स्वराज, स्वराज की मांग। और एक याद रखेंगे बेटा स्वराज का नारा, क्या है आपका? स्वराज का नारा या स्लोगन ऑफ स्वराज। तीनों क्या है? अलग अलग लाइन है, याद रखना। अगर आपसे यह पूछे पहली बार कि स्वराज शब्द को किसने दिया है, तो याद रखना आप आंसर लेना दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। पहली बार स्वराज शब्द को किसने दिया है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को आगे पढ़ना है, ये आर्य समाज के फाउंडर थे। इन्होंने ही भारतीयों को कहा वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने ही भारतीयों को कहा भारत भारतीयों का है, अंग्रेजों का नहीं। और इसीलिए पहली बार स्वराज की मांग कौन की, शब्द को कौन लाया है? दयानंद। लेकिन स्वराज की मांग कौन कर रहा है? आपका दादा भाई नौरोजी। स्वराज की मांग किसने किया पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ऐसा नारा कौन दिया है? बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों प्रश्नों में फेल नहीं होना है, अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग उत्तर है। स्वराज शब्द को कौन दिया? दयानंद सरस्वती। स्वराज का नारा किसने दिया? और स्वराज का मांग किसने किया? दादा भाई नौरोजी। एकदम तोता टाइप मत रटा करो, शब्द को सुना करो। कई लोग दादा दादा ऐसा बोल रहे थे, फिर दादा बाल गंगाधर तिलक ऐसा बोले। तो ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसी में लिख रहा हूं, वो तो भर गया पूरा, इसी में लिख रहा हूं। अब देखो दादा भाई नौरोजी ने एक मांग क्या किया है आपका? स्वराज का। तो ये हम बोल सकते हैं कि इनका पहला डिमांड था स्वराज। अब दूसरा इन्होंने क्या मांग किया, तो देखो दूसरा डिमांड क्या था? ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ आओगे ना, उसी का पॉइंट है, ये नोट में आ जाएगा। ये किसमें आएगा? नोट पॉइंट में। अब देखो स्वराज इसने क्या कहा? हम 4 प्रस्ताव को पास करवाएंगे। कितने रिजोल्यूशन को? 4 प्रस्ताव को पारित करवाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने 4 रिजोल्यूशन को पास करवा दिए कि ये हमारे अब आगे के साल भर के लिए कार्य होने चाहिए। देखो सबसे पहला उन्होंने रखा अपना सबसे ऊपर में किसे? स्वराज। कि अब हमें अंग्रेजों के समक्ष किसकी मांग करनी है? स्वराज। इंग्लिश में भी स्वराज। दूसरा याद रखेंगे आपका मांगना है क्या? स्वशासन। क्या मांगना है आपका? स्वशासन। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट। हमको हमारा खुद का क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट, यानी हमारी सरकार। समझ में आ रहा है? ठीक। और तीसरा इन्होंने कहा, 4 लक्ष्य रखे थे, उसके बाद कहा कि हम जो है अलग से क्या करेंगे? स्वदेशी एवं क्या करेंगे? बहिष्कार। ये चीज हमारा बंद नहीं होना चाहिए। हम अंग्रेजों के चीजों को बाइकआउट, अंग्रेज ही नहीं बोलते थे, अंग्रेज बोलते थे तो घुसा देते थे, इसलिए पूरा विदेशी शब्द का प्रयोग करते थे कि विदेशी में तो सब शामिल है। ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो ये लोग पूरा क्या बोलते थे? विदेशी बहिष्कार, यानी फॉरेन की जितने भी प्रोडक्ट है उसका क्या करो? बाइकआउट। और स्वदेशी मतलब इंडियन की चीजों को क्या करना? स्वीकार करना, अपनाना। और चौथा था बेटा जो मैंने कल आपको बताया था, याद होगा मैंने 1906 का डेट दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। याद आ रहा है? ठीक है, तो इन्होंने नेशनल एजुकेशन को क्या दिया? बढ़ावा दिया। और इसी कारण है कि 1906 में क्या बना था? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो दादा भाई नौरोजी ने, ये क्वेश्चन पूछा ना एग्जाम में, दादा भाई नौरोजी ने निम्न में से कौन से 4 प्रस्ताव या रिजोल्यूशन पास करवाए थे? तो सबसे पहला स्वराज, फिर स्वशासन, स्वदेशी और बहिष्कार, और नेशनल एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा। और याद रखेंगे ये चारों प्रस्ताव क्या हो गए थे जी? पास हो गए थे। कि दादा भाई नौरोजी की बात कोई काट थोड़ी पाएंगे। अब देखो मॉडरेट पार्टी भी खुश, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी भी खुश, सब खुश। तो गड़बड़ कहां हुआ साथ में? अब जब साथ में आएंगे तो उदारवादी क्या बोलते हैं? उसमें 3 प्रस्ताव सही है, बस एक ठो गलत लग रहा है, बोलते हैं। बोले क्या? स्वराज। तिलक का दिमाग अब एक्सट्रीम चरण पर था। आप चढ़े स्टेज में और फिर मारपीट चाल। समझ में आ रहा है? अरे सही में तो जी अभी लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो फिर अलग हो जाएंगे। तो अब जब सबसे सही चल रहा था तो उदारवादी लोग क्या बोलेंगे? स्वराज को बंद करो। काहे सभी स्वराज? तो बोले क्यों नहीं स्वराज? बोले मान लो तुमको स्वराज दे भी दिए, तुम्हारा राज दे दिए, तो क्या जानते हो राजनीतिक बारे में? कैसे चलाओगे भारत को? कुछ है कानून नियम संविधान? चलाओगे तो हम चला लेंगे, हम सीख लेंगे। ऐसा वाला हर बड़े लोग थोड़े हम कर लेंगे सर। ठीक है, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह क्या है सही। मैंने पहले भी आपको क्लास में कहा है, इंटरटेनमेंट अलग चीज है, पर आजादी की भूमिका में सबकी परिस्थितियों के हिसाब से सब अपने हिसाब से सही सोचते थे, और किसी एक की भी भूमिका आप कम नहीं आंक सकते। उनका भी सोचना उनके जगह ठीक था और इनका भी सोचना इनके जगह ठीक था। क्योंकि आप देख रहे हो लगभग 20 साल 21 साल हो गया है, हमको कोई अचीवमेंट नहीं मिला है। तो 20 साल 21 साल आदमी यहां तैयारी करता है पीएससी का, 2 साल बाद हार जाता है। 20 साल कांग्रेस का सदस्य बने रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो मन कैसा होगा? हताश होगा ना जी। तो इसीलिए याद रखना। और इस प्रकार आपके 1906 की सभी प्रमुख घटनाएं क्या होती है? समाप्त। 1906 में 3 घटना याद रखो बेटा। अरुंडेल कमेटी, मुस्लिम लीग का गठन और कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। अरुंडेल कमेटी क्यों बनाया गया था? इस बात के लिए कि बंगाल विभाजन सही है या गलत है और इसे जोड़ना चाहिए या नहीं। मुस्लिम लीग को क्यों बनाया अंग्रेजों ने? कांग्रेस के विरोध में बनाया, लेकिन उद्देश्य मुस्लिम लीग को कांग्रेस की विचारधारा से देखोगे तो कांग्रेस के विरोध करने के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग की नजर से देखोगे तो उनका कोई लेना देना नहीं है। वो चाह रहे कि हमारा नुकसान मत हो, कम से कम हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे समुदाय के लोग जो है उनको बराबर अधिकार मिलता रहे। और चूंकि नरम दल और गरम दल को टूटने से बचा लिया कौन? दादा भाई नौरोजी। और इसलिए क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन। तो अब देखेंगे कि क्या साथ में ये दोनों जुड़े रहेंगे कि अलग होंगे, या अलग होंगे तो क्या क्या कारण होगा अलग होने का। आपको बहुत मजा आएगा साथ के बाद से, क्योंकि
आपकी कहानी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इतना आप पढ़ के आइए,